नमस्कार, सवाल आपका देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषित हवा एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। दीपावली के बाद से ही दिल्ली का AQI लेवल संभल ही नहीं पा रहा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार और केजरीवाल सरकार की ओर से तमाम कदम उठाने के बाद भी दिल्ली का वायु प्रदूषण एक बार फिर से बढ़ गया है। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने भी वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए प्रदूषण नियंत्रित करने के उचित कदम उठाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद आज फिर दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन और ढांचों को ध्वस्त करने के काम पर रोक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में अभी प्रदूषण की क्या है स्थिति और केजरीवाल सरकार ने इसे कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, इन सबको विस्तार से समझते हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स अत्यधिक खराब से गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया है। इसी को देखते हुए दिल्ली में निर्माण कार्यों पर फिर से रोक लगा दी गई है। वहीं स्कूल कॉलेज 28 नवंबर तक बंद रहेंगे। बता दें कि बुधवार को दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि हालात बिगड़ने से पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के भी कई जिलों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यहाँ भी प्रदूषण का स्तर अत्यधिक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में प्रदूषण का स्तर 400 से अधिक पहुँच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। CPCB के आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में 445 AQI, सोनिया विहार में 432 AQI, चांदनी चौक में 403 AQI, जहांगीरपुरी में 469 AQI, मुंडका में 425 AQI, ओखला में 419 AQI, पंजाबी बाग में 378 AQI, वजीरपुर में 461 AQI। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 301 से 400 के बीच हो तो हवा के प्रदूषण के स्तर को बहुत खराब माना जाता है, और AQI अगर 400 से 500 के बीच हो तो प्रदूषण के स्तर को गंभीर माना जाता है। गंभीर श्रेणी के वायु प्रदूषण से स्वस्थ लोगों पर तो खराब असर पड़ता ही है, लेकिन जो लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उत्तर प्रदेश में भी हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 332 AQI, वसुंधरा में 360 AQI, लोनी में 479 AQI, नोएडा की सेक्टर 62 में 421 AQI, यमुनापुरम में 371 AQI। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए कई सख्त कदम उठा रही है। सरकार ने शहर के अलग अलग जगह एंटी स्मोक गन तैनात की है, जिसके तहत डस्ट पार्टिकल्स को हवा में फैलने से रोकने के तमाम उपाय किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान कंस्ट्रक्शन साइट और डेमोलिशन साइट पर दिया जा रहा है। तो वहीं दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए प्रदेश में कई अभियान भी चला रखे हैं। प्रदूषण से निपटने के केजरीवाल के कदम: 24 घंटे बिजली जनरेटर बंद, प्रदूषण कम, डस्ट पोल्यूशन पर सख्ती, कंस्ट्रक्शन साइट पर सख्ती। कोयले वाले 2 थर्मल प्लांट दिल्ली में थे, बंद कर दिए। दिल्ली में पहले जो ईंधन उद्योग में इस्तेमाल होता था वो प्रदूषण करता था, अब 100% PNG कर दिया, जिससे पोल्यूशन नहीं होता। ट्री प्लांटेशन पॉलिसी लेकर आए, पेड़ कम कटेंगे। ग्रीन दिल्ली ऐप बनाया, 93% शिकायतों का निपटारा किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली में लागू की गई, GRAP लागू किया। 10 ग्रीन वॉर रूम बनाया, जिसमें पॉल्यूशन के सारे डेटा की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। दिल्ली में प्रदूषण का औसतन AQI 20 नवंबर 375, 21 नवंबर 347, 22 नवंबर 414 के पार, 23 नवंबर 290, 24 नवंबर 280,
25 नवंबर 430.48, 26 नवंबर 452.73। राजधानी में आवश्यक सेवाओं में लगे ट्रकों को छोड़कर अन्य ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध 3 दिसंबर तक जारी रहेगा, लेकिन सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को 27 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में गैर जरूरी सामान लाने ले जाने वाले ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के अलावा पाबंदियों को और बढ़ा दिया गया है। तो देखा आपने किस तरह से प्रदूषण ने आम जनता का सांस लेना दूभर कर रखा है। आइए अब आपको वो सवाल दिखाते हैं जिनका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। तो क्यों हर साल प्रदूषित होती है दिल्ली, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप बता दें कि पॉल्यूशन या पराली, कौन है जिम्मेदार, क्योंकि हर साल हम यही स्थिति देखते हैं दिल्ली में। क्यों हो जाते हैं सभी दावे फेल? केजरीवाल सरकार हर बार दावे करती है लेकिन वो फेल ही साबित होते हैं। क्यों हर बार दिल्ली एनसीआर बनता है गैस चैम्बर और आम जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? केजरीवाल की जंग है, फिर भी प्रदूषण किसी भी हद तक कम नहीं हुआ है। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल आपका में आप जुड़िए हमारे साथ और अपनी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर दीजिए कि आखिरकार दिल्ली एनसीआर में हर साल इसी तरह की परिस्थिति क्यों देखने को मिलती है और सरकार के तमाम दावे फेल हो जाते हैं। तो क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं हर साल, क्या कुछ चूक रह जाती है और ये प्रदूषित हवा किस कदर हम सब के लिए घातक है? इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं एयर क्वालिटी एक्सपर्ट सचिन पवार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर संजय मेहता जो कि एक पर्यावरणविद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे संजय मेहता जी का। संजय मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। नमस्कार संजय जी, हम देख रहे हैं हर साल यही स्थिति हम देखने को मिलती है दिल्ली एनसीआर में। जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आम जनता का सांस लेना दूभर हो जाता है। क्या मानते हैं सबसे बड़ा कारण? देखिए, ऐसा है कि कोई एक कारण नहीं, ये तो बहुत सारे इसके कारण हैं। और वेहिकुलर पोल्यूशन है, वेस्ट मिसमैनेजमेंट है, जो जलाया जाता है वेस्ट हमारा, और यही वेस्ट मिसमैनेजमेंट शहरों में भी हो रहा है और यही विलेजेस में भी हो रहा है। स्टबल बर्निंग और दिल्ली वेस्ट बर्निंग इज और एनसीआर वेस्ट बर्निंग इज इक्वली दे फिंगर पॉइंटिंग टू ईच अदर जी। and then comes the thermal power plants, the factory outlets where you did mention that the government has taken some stands over there. But what happens is that during the winter season, when the winds are blowing less and the low pressure is created in the NCR region, that everything starts becoming visible to us. And therefore, we are concerned about it. But then, as the summer approaches and the wind starts blowing, as well as when the pressure rises and the hot air raises the pollutions away from the land. जी संजय जी, आपसे पहले गुजारिश करना चाहूंगी, आप सभी सवालों का जवाब हिंदी में दीजिए। और सवाल मेरा एक और आपसे ये है कि जिस तरह से निर्माण कार्य जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, थर्मल प्लांट्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं, बिजली के जनरेटर्स बंद कर दिए जाते हैं, उसके बावजूद भी समस्या जस की तस बनी होती है। हर साल इसी तरह की परिस्थिति हम दिल्ली एनसीआर में देखते हैं। क्या लगता है, ये तमाम तरह के कदम उठाए जाते हैं लेकिन नाकाफी ही साबित होते हैं? वो ऐसा है कि ये सब छोटे वक्त के लिए ही कदम उठाए जाते हैं जी। कोई लंबा कदम नहीं लिया जाता कि ये हमें मालूम है कि हर सर्दी में इस तरह का माहौल बनने वाला है, तो हमें सारे साल कुछ कदम उस दिशा में उठाने पड़ेंगे कि हमारी जो उस पर जो डिपेंडेंस है जनरेटर के ऊपर वो ना रहे, हमें बैन करने की जरूरत ना पड़े उसे। हमारी जो ये ब्लेम गेम शुरू हो जाती है कि बाहर से ये पोल्यूशन आ रहा है, तो हम अपने लोकल पोल्यूशन का लेवल स्तर कम करें ताकि अगर बाहर से भी आता है तो हमको किसी पर ब्लेम करने की जरूरत ही नहीं है, हमें साफ नजर आ जाएगा कि ये किसका कारण है। तो हम अपने कारणों की तरह जो हमारे लोकल फैक्टर्स हैं, हम उनको जैसे समझ आती है हम सब लोग भूल जाते हैं। खासतौर से एनसीआर में तो मैं तो एनसीआर में रहता हूँ और मैं तो देखता हूँ कि हमारे यहाँ पर बहुत ही लूज उसका अप्रोच है।
जैसे ही सीजन में वो समर्स में हम गर्मियों में हम जाते हैं तो सब लोग जो है पब्लिक भी भूल जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन भी उस चीज को भूल जाती है। जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, इस तरह से पर्यावरण जिस तरह से दूषित होता है, हर साल हम ये परिस्थिति देखते हैं, आम जनता के लिए कितना मुश्किल है ये? बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए इस तरह की हवा में सांस लेना देखिए, मैं तो एक डॉक्टर होने के नाते ये कहूंगा कि ये तो एक तरह से हम लोग जहर को अपने सांस से ले रहे हैं और अपने शरीर में डाल रहे हैं। और ये कि अंदर और बाहर में, आप अंदर चाहे जितने मर्जी एयर फिल्टर लगा लें, आप बाहर से 5 या 10% का ही फर्क कर पाते हैं, उससे ज्यादा आपको राहत नहीं मिलती है। जी। तो हम सब की उम्र जो है वो कम होती जा रही है, नवजात शिशु पैदा हो रहे हैं जो कि मानसिक रूप से कमजोर पैदा हो रहे हैं, जो कुछ ऐसे कमजोरियां थी जो मानसिक, जो 50,000 में से एक बच्चे में होती थी अब से 20 साल पहले, वो अब सरकारी आंकड़ों में 1000 बच्चों में एक हो रही है। यानी कि इतना ज्यादा 50 गुना उसका बढ़ गया है। जी संजय जी, आपसे जानना चाहूंगी, एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर होता है? आपने बताया कि जैसे बहुत ज्यादा जो बच्चे हैं वो इससे ज्यादा प्रभावित होंगे, ये जो वायु है ये सांस लेने योग्य नहीं है और इसकी वजह से बहुत सी दिक्कतें हो सकती हैं। हम एनवायरनमेंट की बात करें, हम पर्यावरण की बात करें, तो किस तरह से जो एक बैलेंस है वो इसकी वजह से खराब होता है? ग्लोबल वार्मिंग की हम बात लगातार करते हैं, इतना प्रदूषण कहाँ ले जाएगा पर्यावरण को? जी हाँ, बिल्कुल। आप ग्लोबल वार्मिंग तो हमने, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी क्लाइमेट पैनल की मीट में प्रॉमिस किया कि भी हम 2070 में जीरो एमिशन को अप्रोच करेंगे जी। तो हमें कुछ ऐसे फिर ठोस कदम अभी से उठाने पड़ेंगे कि हम ये नहीं सोचें कि भी हमें 70 साल के 15 साल या 25 साल बाद हम वो कदम उठाएंगे। हमें आज से ये ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हमें इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ मूव करना पड़ेगा। हम पेट्रोल और डीजल और हाइड्रोकार्बन्स की तरफ ना रिझाव हमारा जाए, हमारी इकोनॉमीज उस पर ना डिपेंडेंट हो, कोल पर हमारी इकोनॉमी ना डिपेंडेंट हो। तो हमें अपने पॉलिसीज ऐसे ही अभी से ही बनानी पड़ेंगी, तो जाके हम 2000 और प्लस ये जो एमिशन का जो दौर जो हमारा चल रहा है कि हम एक कंज्यूमर सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें कि हम चाहते हैं कि खूब सारा हम प्रोडक्शन करें और प्रोडक्शन करके जो वेस्ट बन रहा है उसको हम फिर से ब्लो ऑफ कर दें। यानी हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिसाइकल की तरफ हमारी कोई पॉलिसीज नहीं है। रिसाइकलिंग बिजनेस इंडिया में एक इतना रोबस्ट है कि हम दुनिया को दिखा सकते हैं कि किस तरह से हम एक सर्कुलर इकोनॉमी बना सकते हैं। लेकिन हम ये ऐसी सर्कुलर ध्रुवीकरण जो वेस्ट का होता है, हम उसको वो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम उस चीज को बर्न ऑफ करते जा रहे हैं। हम पेपर से पेपर बनाया जा सकता है, हम पेड़ों की तरफ काटना कम कर सकते हैं। आप ग्लास में से ग्लास बन जाएगा, आपका कंस्ट्रक्शन वेस्ट मटेरियल में से सैंड निकल आता है 70 to 80%। हमारा ये रिवर बेड्स को खोदना बंद हो जाएगा। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी तरफ जब तक हम उसको एक इनेबलिंग इकोनॉमी नहीं बनाएंगे इसकी रिसाइकलिंग की बाय इंटरवेंशन। बिल्कुल संजय जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी। यमुना नगर से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। जुड़ गया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे आप, क्या विचार है आपके? बस इस मुद्दे में जो ये दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं, केजरीवाल के बारे में, जी बताइए। ये तो सबसे बढ़िया मतलब मुख्यमंत्री है, सबसे बढ़िया। जी, आप पॉल्यूशन की बात कीजिए राजीव जी, हम पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के बारे में कोई प्रदूषण किसने फैलाया है? गवर्नमेंट तो फैला रही प्रदूषण, जी हमें थोड़ी फैलाया है प्रदूषण। नहीं, इसमें आम जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि कहा गया था कि दिवाली पे पटाखे नहीं जलाने, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, ये सरकार जिम्मेवार है। जी बस ये सरकार जिम्मेवार है। जी राजीव जी, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं माना जाए कि सरकार और आम जनता दोनों की यह जिम्मेदारी बनती है कि जो जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता है उसके लिए कदम उठाए जाएं, इसके लिए हम और ज़्यादा सचेत हों। लगातार हमारे साथ डॉक्टर संजय मेहता जी जुड़े हुए हैं।
संजय जी, हम देख पा रहे हैं कि आपने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी प्रॉब्लम्स अब आने लगी हैं। जो आप बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है अब उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए, रिसाइकलिंग के ऊपर जोर देना चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या कदम हो सकते हैं? और मैं ये भी चाहता हूँ कि भी ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ जी कि जैसे ये जनाब ने बोला कि भी ये वाकई सरकारों की वो है उनकी जो इस तरफ जो सोच होनी चाहिए वो नहीं है। जी और जैसे अब ये इलेक्शन आ रहे हैं, अभी पंजाब में इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं देख रहा था कि अभी भी कोई भी पार्टी प्रॉमिस नहीं कर रही कि हम किसानों को एमएसपी देंगे और हम वहां अपनी उनको जो इस तरह की प्रोत्साहन दें कि वो चावल के ऊपर जी उनका ना रुझाव रहे और वो दूसरी क्रॉप्स की तरफ जाएं, हम उनके ऊपर सपोर्ट दें। हम उनको ये स्टबल से बर्निंग को अवॉइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं कि भी आप स्टबल की एक कॉस्ट ऐड कर दो, तो वो उसको अपने पैसे को कौन जलाएगा। तो वो जमीनी तौर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई सरकार आगे आती नहीं है। तो ये सब चीजें अब इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये इलेक्शन के भी ये मुद्दे बनने चाहिए। जी। इसी बीच पानीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गया है, उनसे हम बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहूंगी इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ राय रखते हैं आप? हाँ जी मैडम जी, मैं कहूँगा ये नवंबर में ही ये प्रदूषण बढ़ता है। इसका मेन कारण जो ये शुगर मिल है, शुगर मिल जो होते हैं। जी जी रणवीर जी, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है। ये शुगर मिल की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। हर शहर में शुगर मिल है, लेकिन शुगर मिल में कोई भी न्यूज या कोई भी सर्वे वाला कोई रिपोर्ट नहीं देता। पराली का तो अब एक तरह विस्तारण हो चुका है। जी, तो मिल्स की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है, ये कहना है हमारे दर्शक का। हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रणवीर जी। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग जो कारण हैं वो सामने आ रहे हैं कि किस वजह से वायु प्रदूषण जो है वो लगातार निम्न स्तर पर पहुंचता है दिल्ली एनसीआर में। और हर साल हम इसी तरह की परिस्थिति से दो चार होते हैं। आम जनता की मुश्किलें इसकी वजह से बढ़ जाती हैं। लगातार हमारे साथ पर्यावरणविद डॉक्टर संजय मेहता जी जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से जो है उपाय किए जा सकते हैं, किस तरह से सरकार कदम उठा सकती है और क्या आम जनता भी कर सकती है, क्योंकि हर बार सरकार पर ठीकरा फोड़ना भी ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि भाई दिवाली पर पटाखे मत जलाइए, लेकिन आतिशबाजी खूब हुई और उसके बाद दिवाली के बाद से ही जो है पर्यावरण इस तरह से बिगड़ा, प्रदूषण इतना ज्यादा फैला कि वो आज तक नहीं संभल पाया। हाँ, देखिए ऐसा है कि हम अपने लेवल पर जो कदम ले सकते हैं हमें वो भी लेने चाहिए। अब सीधी सी बात है, जैसे आपके पास घर में जो आपका जो जैसे वेस्ट जनरेट होता है, तो आप अगर अपना कागज अलग रखना शुरू कर दीजिए, आप अपना जो किचन का वेस्ट है उसको अलग रखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। और आप इंश्योर करिए कि आप या अपने समुदाय में इकट्ठे मिलके आप जो 50% आपका जो वेस्ट होता है, जो घर में जो सब्जी और हम जो बच जाती हैं या जो छिलके रहते हैं, उनको आप इकट्ठे मिलके कहीं पर गड्ढे में डाल के उसको खाद बनाएं या आप मशीनें लगा के खाद बनाएं उसकी। जी, जी। तो इस तरह से आप ये जो पहाड़ बन रहे हैं शहरों के आसपास, तो संजय जी, आप भी देख रहे हैं कि लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बिल्कुल ये मान रहे हैं कि जिस तरह से प्रॉब्लम है वो लोग फेस कर रहे हैं। जगाधरी से हमारे एक दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सुन लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं इस पर। सबसे पहले तो मैं मैडम जी आपको और संजय मेहता सर डॉक्टर जी को नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार जनाब। ये स्कूल और ये कॉलेज इंडस्ट्री बंद करने से पर्यावरण नहीं रुकता मैडम। पर्यावरण रुकेगा जो इन्हें पुरानी फैक्ट्री चल रही, इनको चेक करो कि कितनी ये धुआं दे रहे। इनको कोई चेक करने तो आता नहीं है। अगर कोई चेक करने आ जाता है तो ये पैसे खिला देते हैं, बात वही खत्म हो जाती है। ये पैसे वाला सिलसिला बंद होगा, अधिकारियों को सख्त नियम बनेंगे, तब जाके प्रदूषण कम होगा मैडम। बिल्कुल नीरज जी, ठीक है। तमाम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो संजय मेहता जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप वेस्ट जनरेशन की बात कर रहे थे संजय जी, तो मैं जानना चाहूंगी। मैं ये कह रहा था कि जो हम क्या कर सकते हैं। तो हम इससे पहले कि हम ये बोलें कि ये देश हमारे लिए क्या कर रहा है, हम देश के लिए क्या कर रहे हैं, हम भी अपने आप से ये प्रश्न कर सकते हैं। तो उसमें जैसे अब हमें व्हीकल ही है हमारे पास, अगर पुराना व्हीकल है तो जो पॉलिसी है उसके हिसाब से 10 साल पुराना आपका अगर कोई डीजल का व्हीकल है या 15 साल पुराना पेट्रोल का व्हीकल है, आपका पोल्यूटिंग व्हीकल है, आप उसको स्क्रैप में अपना निकालिए, उसको
उसका इस्तेमाल बंद करिए। और ये कहना कि भी जब तक सरकार नहीं आगे डंडा मारेगी तब तक हम नहीं करेंगे, तो ये सब कहीं ना कहीं हर कोई, जैसे जनाब ये कह रहे थे कि भी उनको किसानों को डंडा मारना चाहिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं हम सबको, अगर हम यही सोचे कि हम डंडा मारने से ही काम चलाएंगे और सुधरेंगे, तो ये गलत प्रवृत्ति है। हमें सबको अपनी अपनी जो जिम्मेवारी है वो भी लेनी पड़ेगी। हाँ, और सरकार भी हमें ऐसी चुननी पड़ेगी जो जिम्मेदार सरकारें हैं। तो इसलिए ये इलेक्शन के भी मुद्दे बनने चाहिए। संजय जी, आप बता रहे थे कि पूरा साल जो है कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि ये परिस्थिति ना हो, क्योंकि बेहद खराब परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं जब वायु प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपसे जानना चाहूंगी, पूरे साल हम क्या छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं कि इस लेवल तक हम ना आके पहुंचे? जी हाँ, जैसे अब व्हीकल की पॉलिसीज थी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो एनकरेजमेंट है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो कदम उठाने पड़ते हैं, जो नई नई बसें खरीदनी है, कितने क्षेत्र के हिसाब से उसके वहाँ के लोग किस तरह से किधर से किधर किसको जाना है, तो उनकी जरूरतों के हिसाब से अब हमारे पास इतने आधुनिक। संजय जी, आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी, हरियाणा से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्यामलाल जी से बात करते हैं। श्यामलाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार मैडम। नमस्ते मैडम, ऐसा है कि जो प्रदूषण है जी, ये जो प्रदूषण जो आम लोग कहते हैं कि पराली से ये फैलता है, या अपनी वोटों का वेटेज बढ़ाने के लिए एक दूसरी सरकार पे इल्जाम लगा देती है, इसके पीछे दूसरे भी बहुत कारण हैं। हमारे कुरुक्षेत्र में एक सड़क बन रही है पिपली से 3rd गेट पे, वो पिछले 5 साल से बनी जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रही है जी। और यदि मैडम आप सुबह पिपली से कुरुक्षेत्र के लिए आ जाओगे और बिल्कुल नहा धो के भी आप आओगे, जब आप कुरुक्षेत्र की तरफ आ जाओगे ना, तो मैडम आपको पहचानने वाला इनकार कर देगा कि ये कौन बंदा आ गया है जी। इतनी मिट्टी, इतनी बात है कि हम इतना, मतलब कि हम आपको बता नहीं सकते कि प्रदूषण वहां आके देखा जाए कि प्रदूषण तो पता नहीं कौन फैला रहा है, हम फैला रहे हैं या सड़क बनाने वाला फैला रहा है। और कहीं ना कहीं इनमें सरकारों की बहुत नाकामी है कि जो काम ये करते हैं वो उसको तय सीमा में पूरा नहीं हो पाता है और उसका जो इल्जाम है वो दूसरे पे इल्जाम लगा दिया जाता है जी। और जी, श्यामलाल जी, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक और जो कॉलर हैं वो हमारे से जुड़ चुके हैं, यमुनानगर से राजेंद्र जी से बात करते हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। बहुत ही कम समय आपके पास, अपनी बात जो है बिल्कुल ब्रीफ में रखिएगा। राजेंद्र जी, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? तो लगता है कि उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हमारे साथ संजय मेहता जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संजय मेहता जी, मैं आपसे एकदम कंक्लूडिंग जानना चाहूंगी कि क्या कहना चाहेंगे जिसने की परिस्थिति में हम पहुंच जाते हैं, क्या किया जा सकता है? तो अभी फिलहाल जिस तरह ये प्रीवियस कॉलर ने बोला है कि वाकई ये बिल्कुल सही बात है कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी टाइम से नहीं होते हैं। कभी उन प्रोजेक्ट्स की जो पॉलिसी होती है, जो कॉन्ट्रैक्टर के साथ तय करी जाती है, उसमें क्लियर कट लिखा आता है कि उनको डस्ट कंट्रोल मेजर्स उठाने होते हैं, तो वो फॉलो नहीं करते हैं और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इनको इग्नोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुस्त ब्यूरोक्रेसी हमारी और एक लापरवाह राजनीति और एक लापरवाह हमारा जो सिटीजन का, जो नागरिकों का जो रुख है, जो कि सिर्फ परवाह करता है खाली जब उसको वो नजर आता है, जब दर्पण में उसको नजर आता है कि अब ये धुआं इकट्ठा हुआ है, तब वो खाली उसके बारे में बात करने के, सुनने के लिए तैयार होता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको चेतन होना पड़ेगा कि सारे साल हम इसके ऊपर गौर फरमाएं। बिल्कुल संजय मेहता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तमाम जानकारी के लिए, हमारे से जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को लेकर, और साफ तौर पर ये बात सामने आई कि सरकार तो जो करेगी वो करेगी ही। दावे भी किए जाते हैं, कुछ एक कदम भी उठाए जाते हैं, लेकिन सभी की ये एक जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण को लेकर हम सचेत हों, सजग हों, तभी हम इसके दुष्प्रभावों से अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकेंगे।
सवाल आपका में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।